तो इस जो सेशन है इसमें हम जो बात करेंगे कि भाई आप साक्षात्कार देने पहुंच गए, वहाँ पर अब आपके साथ क्या क्या बातचीत होनी है और क्या क्या बातचीत करनी है और उसको आपको फेस कैसे करना है और उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो वहाँ बोर्ड का फॉर्मेशन होता है हमें उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। सामान्यतया 3 या 4 लोगों का बोर्ड फॉर्मेशन होता है। हमें स्ट्रिक्टली किसी पर फोकस नहीं करना कि 3 होंगे 4 होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा जो संख्या बताने का उद्देश्य है वो उसका कारण ये है कि उससे हमें समझ में आ जाए कि वहाँ पर 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनका विषय से लेना देना नहीं होगा और 2 लोग ऐसे होंगे जो विषय के एक्सपर्ट होंगे। तो अब जब हमें पता चल गया कि 4 लोग हैं 3 लोग हैं, उनमें ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने साक्षात्कार की तैयारी करनी है। अब वहाँ जब हम साक्षात्कार में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी, अगर आप घर में भी या कहीं और भी जाते हैं और किसी अनजान के सामने जाते हैं तो पहले बातचीत जो शुरू करने का तरीका होता है वो जनरलाइज करने का तरीका होता है। और जो साक्षात्कार लेने वाले लोग हैं वो आपको पहले कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं, वो आपसे बातचीत करके और आपको एकदम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो आपको नॉर्मलाइज करने के लिए आपसे ऐसा तो है नहीं कि जाते ही आपसे हिस्ट्री के सवाल ही दाग देगी। तो नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज करने के लिए एक सामान्य बातचीत प्रारंभ करनी है। और सामान्य बातचीत प्रारंभ करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपके बायोडेटा से शुरू की जाए और अगर उनके पास बायोडेटा नहीं है तो फिर सामान्य किसी घटनाक्रम से शुरू किया जाएगा। तो अगर बायोडेटा से शुरू किया जाए तो हम पहले उस पर चर्चा करते हैं बायोडेटा में, और फिर हम अगले चरण में सामान्य घटनाक्रम से कैसे शुरू हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। जब बायोडेटा की बात की जाती है तो उनके पास क्या क्या होता है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या तैयार कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वाभाविक सी बात है हमारा नाम। तो अगर हमारे नाम में कहीं कोई इतिहास छिपा हुआ है तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो मेरा नाम अशोक है तो अशोक में हिस्ट्री पे बातचीत हो सकती है, एकदम पहले उस पर ही क्लिक करता है। अगर नाम नहीं है फिर उसके बाद आपके फादर्स नेम, क्योंकि आपके उसमें अगर होता है ब्यौरा, आप ये इस पर चर्चा नहीं करनी कि सर नहीं होता है या होता है, इस पर हमें नहीं जाना, लेकिन हमें चर्चा करनी है। जैसे मेरे फादर का नाम हरि सिंह है तो मेरे नाम में भी इतिहास छिपा है और मेरे पिताजी के नाम में भी इतिहास छिपा है, और ऐसा इतिहास छिपा है कि घंटों चर्चा की जा सकती है। मेरे नाम को लेकर घंटों चर्चा की जा सकती है, पिताजी के नाम को लेकर घंटों चर्चा की जा सकती है। तो अगर हम खुद का नाम ऐसी किसी पर्सनालिटी से रिलेट करता है या ऐसे किसी इंसिडेंट से रिलेट करता है जिसका संबंध इतिहास से है तो उसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। फादर्स नेम में आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगर ऐसा है, सामान्य है तो हमें कोई बात नहीं। जैसे आपका नाम प्रीति है तो ठीक है, सामान्य कोई खास बात नहीं है, उसका हमारे इतिहास में कहीं वैसा कोई विश्लेषण नहीं आता है तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। लेकिन अगर अशोक है, हरि सिंह है तो उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हमारी माता जी का नाम, उस पर भी हम अगर ऐसा कोई नाम है तो हम देखेंगे, नहीं अन्यथा निकल जाएंगे। फिर आती है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब अगर उसमें है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके DOB में कोई इंसिडेंट छिपा रहता है, तो अगर वो इंसिडेंट है तो उसको देखेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर है बर्थ प्लेस। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में अगर आपका कोई स्थान आ रहा है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले तो हम जहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतिहास के साथ साथ हमें उस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास केवल इतिहास नहीं होता है, इतिहास सभी विषयों का समेकित एक अध्ययन होता है। उस क्षेत्र की पॉलिटिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स भी पता होना चाहिए, हल्की फुल्की आर्ट एंड कल्चर भी पता होनी चाहिए और हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमें अपने जो मूल निवास है उस मूल निवास के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उसका कारण भी है। जैसे मान लो कोई जो 2 सामान्य लोग हैं या जो 4 लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ज़्यादातर इस तरह के लोग हैं, उन्होंने जगह जगह पर नौकरियां की हुई हैं। अब आप वाले क्षेत्र में अगर वो कोई नौकरी करके आया है तो वो उस क्षेत्र की जानकारी रखता है, तो उसकी एक जिज्ञासा होती है
मैं भी अगर दूसरी जगह जाऊंगा और तो अब जैसे मान लो मैं बांसवाड़ा से कोटपुतली आया हूँ, तो जैसे ही मुझे कोई बांसवाड़ा का विद्यार्थी मिलता है तो मेरी जिज्ञासा होती है, मैं बांसवाड़ा के बारे में फटाक से पूछूंगा पारा हेड़ा क्या है यार, वो पारा हेड़ा के बारे में बताओ मेरे को। अब अगर बांसवाड़ा के विद्यार्थी को पारा हेड़ा के बारे में नहीं पता है तो अब देखो मैं उसको खोज के आया हूँ तो मुझे पता है, लेकिन उसको नहीं पता है। तो इसलिए हमें अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने क्षेत्र की कौन कौन सी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ और मैं कह रहा हूँ, विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे मान लो अभी किसी ने मेरे से पूछा कि एक विद्यार्थी है जो तौरावाटी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो सर मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं। अब मैं उनको एक ही पुस्तक है MP शर्मा का तौरावाटी का इतिहास, अब हम उसको पूरी पुस्तक को पढ़ने बैठ जाए इसकी भी आवश्यकता नहीं। हमें सामान्य जानकारी की आवश्यकता है और सामान्य जानकारी आप कहीं से भी जुटाएं, लेकिन वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन। अब जब एजुकेशन की बात होती है तो एजुकेशन में क्या है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। कई जगह भी हो सकती है और किसी पर्टिकुलर जगह भी। तो अगर कई जगह हैं तो हमें जहाँ जहाँ हमारी एजुकेशन हुई है वहाँ के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। वही पैटर्न वही फॉलो करना है, सामान्य जानकारी। सर प्लेस बताना जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपसे पूछें नहीं पूछें, हमें तैयारी कैसे करनी है, उसमें उनके पास होगा कि नहीं होगा उसकी हमें आवश्यकता, उस पर चर्चा नहीं करनी, लेकिन हम पूर्णतया तैयार होकर जाएं। हम लूप होल छोड़कर ही नहीं जाएं, हमें लूप होल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब हम बताएं नहीं बताएं ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, पूछे तो ठीक है। अब बाय द वे हो सकता है कि आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो पहले से ही मेंशन हो, या आपसे पूछ ले वो कि कहाँ आपकी कौन से स्कूल से पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, इस तरह से चर्चा हो सकती है। हम पूरा तैयार करके जाएं, पर करना क्या है, सामान्य, विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं। और सामान्य मुझे लगता है 1 घंटे में तैयार हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की आवश्यकता है। इस पर आप 1 दिन में अपना ये पूरा तैयार करके फिर उसके बाद ये जब आपके एजुकेशन की, ये तो हो गया आपका प्लेसेस के संदर्भ में। अब जब आपकी एजुकेशन के संदर्भ में, तो एजुकेशन का जब बायोडाटा जाता है तो 2-3 चीज़ें उनके पास हो सकती हैं। एक आपका रिजल्ट, एक आपके सब्जेक्ट। तो जब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट में 2-3 तरह के सवाल बनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है निरंतर अपग्रेड होता है, कुछ के फ्लक्चुएशंस होते हैं और कुछ का डिक्रीज होता है, ये होता है। और जब चीज़ें शो होती हैं तो सवाल बनते हैं कि किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो कई बार ऐसा सवाल दाग दिया जाता है कि आप तो पहले कमज़ोर विद्यार्थी थे, बाद में अचानक ऐसा क्या हो गया, या आप पहले बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, बाद में ऐसा क्या हो गया कि आप कमज़ोर हो गए। इस तरह के सवाल जो कि कई बार असहज कर देते हैं, इनके सटीक जवाबों की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सिंपल सा जवाब है, इन सब चीज़ों में आप सिचुएशनल जवाब दें। अगर बढ़ रहा है तो भी कि सर शुरुआत में मेरी परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे पाया, बाद में धीरे धीरे मेरी समझ भी बढ़ी और मेरी सिचुएशंस भी सुधरी, तो मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसलिए मैं उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। इसी तरह से अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है तो कि शुरुआत में मैं थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान ज़्यादा था, बहुत सारे कारणों से मेरे पास समय का अभाव हुआ, बाद में धीरे धीरे ऐसे कुछ कारण आए मेरे जीवन में, मेरी निजी परिस्थितियों के कारण, जिनकी वजह से मैं अध्यापन में ध्यान कम दे पाया। इस वजह से मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन चला गया। लेकिन बाद में जैसे ही मेरा समय सही हुआ, मुझे समय मिला, मैंने फिर से अपना फोकस किस पर किया, अध्ययन पर किया, और उसका परिणाम है कि मैं आज साक्षात्कार देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यानी कि दोनों जगह हमें पॉजिटिव बात करनी है और इसका एक ही सटीक जवाब है, दोनों जगह अगर अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी हम क्या करेंगे, अपनी परिस्थितियां और अपनी योग्यता को डिनाई नहीं करना है। योग्यता तो मेरे पास थी, ना पहले ज़्यादा ना बाद में, बस ये है कि मेरा समय, मैं उसमें समय कम दे पा रहा था या ज़्यादा देना शुरू कर दिया। रिजल्ट खराब है तो कम दे पा रहा था और बाद में रिजल्ट अच्छा हुआ तो ज़्यादा देना शुरू कर दिया, ज़्यादा रुचिकर हो गया, ज़्यादा ध्यान देने लग गया। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों के आधार पर इन दोनों बातों का जवाब देना है। इसी दौरान आपका जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ एक सवाल स्ट्रीम चेंज करने का भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस से आर्ट्स में आते हैं,
विशेष तौर पर यही होता है। तो इसमें भी एक बात आती है कि आप तो साइंस में थे, आप आर्ट्स में कैसे आ गए? तो इसका भी वही जवाब है कि सर जब मैं 11th 12th या 10th में था तो उस समय मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि या जो मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड या मेरी फैमिली की जो मानसिकता या मेरे जो मार्गदर्शक थे उन्होंने मुझे सुझाया कि आपको विज्ञान में या इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। मेरे पास इतनी समझ नहीं थी इसलिए मैंने ये विषय लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ भी कारण, कई बार हम 12वीं के बाद छोड़ते हैं, कई बार हम बीएससी करने के बाद छोड़ते हैं। तो 12वीं के बाद अगर छोड़ते हैं तो उसमें सीधा सा कहना है कि जब मैंने 2 साल पढ़ाई की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, और जब कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो रुचिकर नहीं लगा, तो मैंने दूसरा विकल्प देखा, और दूसरे विकल्प के तौर पर जब मैंने आर्ट्स की तरफ देखा तो मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने में आनंद आया और इसलिए मैंने ये परिवर्तन किया। और जब हम बीएससी की बात करें तो उसमें फिर आपके पास एक जवाब और आ जाता है कि सर बीएससी के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, और जब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की तो उस दौरान जीके पढ़ा मैंने, और जीके में ये आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आए जिसमें हिस्ट्री भी आया, और उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा किस में आ रहा है? इतिहास में, इसलिए मैंने इतिहास की ओर रुख किया। तो इनका जवाब सीधा सीधा ये है, इसमें कहीं कोई आपको दोहराव छुपाव या ऐसा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, बड़ा सटीक सा जवाब देना है ना। तो ये आपका किसके संदर्भ में? स्ट्रीम चेंज करने के संदर्भ में, रुचि, सिचुएशन, इन्हीं को सेंट्रलाइज करना है, और हर टाइम आपका इंटरेस्ट, और हर टाइम इंटरेस्ट पॉजिटिव दिशा में जाना है, नेगेटिव दिशा में नहीं। कि साइंस ठीक है पढ़ रहा था लेकिन उसमें उससे ज़्यादा आनंद मुझे किस में आया? आर्ट्स में। उससे ज़्यादा आनंद किस में आया? हिस्ट्री में, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों के संदर्भ में अगर आपका यहाँ तक अगर कोई बात है, उसके संदर्भ में, केवल उसी के संदर्भ में अगर कोई सवाल है तो पूछेंगे आप। सर मेरा था 11th 12th में साइंस, हाँ 11th 12th में साइंस बायो था, उसके बाद आपने आर्ट्स लिया, तो वही कोई बात नहीं भाई, उस समय मेरे को बताया गया और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, मैंने साइंस लिया, उसके बाद मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बाद में जब मैंने आर्ट्स पढ़ा तो उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आया, और इसीलिए मैं आज हिस्ट्री से एमए किया मैंने, और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा जवाब है इनका। हाँ, एक बीए में जो सब्जेक्ट है वो घुस रहे हैं, अभी उस पर भी आएंगे। अभी अपने जो सवाल दो, अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो अभी अपने बात की, उसके बाद जब एजुकेशन की बात आती है तो फिर उसमें 2-3 सवाल और इम्पोर्टेंट होते हैं। एक, बहुत सारे विद्यार्थियों का जैसे स्ट्रीम चेंज एक बड़ा इशू होता है, ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थियों का गैप वाला इशू होता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि तो उसका क्या जवाब हो, या ऐसा होता है कि भाई बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, तो दोनों में ही वो उनका देखो, उनका उद्देश्य क्या कि वो आपसे सवाल करना, और आपका टेम्परामेंट जांच करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि टेम्परामेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि घबरा जाएगा, कल को पढ़ाने जाए और बच्चे वहाँ पर ऐसे सवाल करें और वहाँ पर टेम्परामेंट गड़बड़ा जाए, तो उनका उद्देश्य तो यही है ना। अब उस पर जब बात करें तो उसमें अगर गैप है तो बड़ा ईमानदार जवाब दें। ईमानदार जवाब क्या है कि गैप आना जो है वो हमारी किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई मजबूरी होती है। ज़बरदस्ती तो कोई आदमी गैप लेके बैठा नहीं है। रियलिटी तो यही है कि या तो उस समय ऐसा कोई सिचुएशन आई की वजह से पढ़ाई हमारी ड्रॉप हो गई, या ऐसा हुआ कि ठीक है हमने प्रयास किया लेकिन हम बहुत अच्छे से प्रयास नहीं कर पाए और हमें सफलता नहीं मिली। तो इसमें आपको क्या जवाब देना है? जैसे अब जितेंद्र जी की बात की जाए तो आपको जवाब देना है कि सर जैसे आपका कितना गैप है? 2014 के बाद में फिर मेरा गैप ही है सर। नहीं, 2014 में हमने क्या किया? ये हिस्ट्री से एमए कर लिया। ठीक है, 2014 में आपने हिस्ट्री से एमए किया, तो उसके बाद हम निरंतर, ऐसा नहीं है कि गैप है, निरंतर हम किसी ना किसी एग्जाम में फाइट कर रहे हैं, और हमने बहुत बार एग्जामों में ऐसे जगह पर जाकर वापस आए जहां हमारा सिलेक्शन हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको एकदम स्पष्ट जवाब देना है कि सर 2014 में मेरा पीजी हुआ, और उसके बाद मैंने अपने करियर निर्माण के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, और मैंने तैयारी शुरू की, और मैंने तैयारी शुरू की, और उसके बाद मैंने जो तैयारी की उसके परिणाम ये रहे भी। लेकिन इस दौरान मेरी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी
कि मैं अपना 100% केवल तैयारी पे दे पाऊँ। जी सर। मुझे मेरा परिवार भी चलाना था, मैं एक सामाजिक और आर्थिक रूप से, या बेसिकली सामाजिक की बजाय हम ये कहें कि आर्थिक रूप से एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें बहुत फ्री हैंड होकर मैं तैयारी भी कर सकता था। मुझे घर भी चलाना था और मुझे पढ़ाई भी करनी थी। मेरा लक्ष्य क्या था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। लक्ष्य मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तय कर रखा था और समय मेरे पास मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करते हुए या पार्ट टाइम कुछ काम करते हुए अपनी तैयारी धीरे धीरे निरंतर जारी रखी। और इस दौरान चूंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाया, इसलिए मैं एक लेवल तक पहुंच के वापस आ रहा था, लेकिन हर बार मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन किया और अब मुझे लग रहा है कि मैंने इस बार किया है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको पॉजिटिव जवाब देना है। ऐसे जैसे महिलाओं के संदर्भ में तो कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं गैप, क्योंकि अब जेंट्स के संदर्भ में तो फिर भी एक है, महिलाओं के संदर्भ में जो मैरिड हैं उनको तो स्वाभाविक सी बात है, सामने वाले भी समझते हैं, उनको एक ही चीज़ कहनी है कि ठीक है पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन सोशल प्रेशर मानो या घर वालों की सहमति मानो, उन्होंने शादी कर दी और शादी करने के बाद वहाँ विभिन्न प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बाद में बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, जिनकी वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। बाद में धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बड़े हुए और मुझे समय मिला तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने कुछ खो दिया है। मेरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, इसीलिए बाद में जब मुझे समय मिला मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की और दोबारा से पढ़ाई शुरू करने का परिणाम है कि मैं आज आपके समक्ष साक्षात्कार दे रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी। तो ये नहीं, अगर कुछ है तो बाकी हाँ बोल दो तो क्या दिक्कत है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, कि भाई मेरा लक्ष्य जो है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी, उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। तो आपका दोनों ही मामलों में पॉजिटिव जवाब आपके लिए जो है वो आप सिचुएशनल की परिस्थितियों की वजह से ध्यान नहीं दे पाए। योग्यता थी, उस दिन भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और जब 100% नहीं दे पाते हैं तभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। और उसको हम पॉजिटिवली कहें कि भाई उस कारण से अब मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा कंफर्ट भी हूँ। जैसे आप जितेंद्र जी कह सकते हैं कि अब मैं थोड़ा सा कई सारी जिम्मेदारियों में जिनमें स्थिरता भी आ गई है और मुझे थोड़ा सा अच्छा टाइम मिला, इसलिए मैंने बेहतरीन प्रयास किया, अब आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके लिए ठीक है कि मैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी उनसे मैं मुक्त हो गई या उनसे थोड़ा सा उनका बोझ कम हो गया, इसलिए अब मुझे समय मिला और मैंने पूरा प्रयास किया तो मैं अब आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो ये जो गैप वाला मामला है इसका जवाब यही देना है, और 2-3 साल का गैप कोई बहुत बड़ा मायने रखता ही नहीं। सर मेरा गैप बीए के बाद में एमए के बीच में 4 साल का गैप है। ठीक है। 2 साल की होती है तो बीच में मैंने बीएड किया है। हाँ कोई बात बीए नहीं, के बाद में तो हाँ। बीएड मैंने 10 में चूंकि भरा कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं भरा तो आपके लिए वही जवाब है कि कुछ बीच में जो समय आया मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, क्योंकि हर बार वो परिस्थितियों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है, वहाँ ये नहीं कि क्या हुआ, लेकिन बीएड बता दूं या तो वहाँ पर अब या तो फिर आप उसमें शो करते। शो नहीं, शो का तो सर मैं अगर वो पूछेगी शो क्यों नहीं किया तो यहाँ पे कि जो कॉलेज लेक्चर की जो ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन बीएड है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपका सबसे बेहतर जवाब यही है कि आप वही बताओ, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं। आप इतना हेडक 4 साल 3 साल का गैप है, बीएड किया मैंने, उसके बाद मैं सीधा, मेरा लक्ष्य कॉलेज एजुकेशन में जाना था, बीएड मैंने एक बैकअप के तौर पर किया कि भाई एक बैकअप रखा कि भाई सोशल इकोनॉमिकल जो सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए मुझे लगा कि भाई हमें एक विकल्प भी रखना चाहिए, और उस विकल्प के तौर पर मैंने बीएड किया। लेकिन बीएड पर मेरा पूरा फोकस इसलिए नहीं था कि मेरा अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वो क्या है, कॉलेज एजुकेशन, और उसके बाद फिर मैंने पूरा जोर लगा कर ये तैयारी की और मैं इस संदर्भ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बताइए, बीएड बताइए, कोई समस्या नहीं है ना। हाँ जैसे मैंने उसके बाद मैंने 7 बार नेट निकाली, वो कोरोना काल में मैंने जीआरएफ निकाली कंटिन्यू, लगातार ही होती रही है। तो सर ऐसा बता सकते हैं कि भी 2014 में मैंने एमए कर ली, प्राइवेट की थी, वो इस समय पूछे कि आपका इनकम सोर्स क्या था, आप घर कैसे चलाते थे, ये चीज़ बताना नहीं। आप इसमें बता सकते हैं कि देखो आप जो अभी चूंकि आपने लंबा गैप है तो लंबे गैप को 2 तरीके से आपने डील कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई
वो नेगेटिव भी नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव जाना चाहिए, हमारे पक्ष में जाना चाहिए। तो उसमें आपको यही कहना है कि भाई मुझे इकोनॉमिकली सपोर्ट की आवश्यकता थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि वो मुझे फ्री होल्ड देके पढ़ाई करवा सके, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, इसलिए मैंने इकोनॉमिक सोर्सेज को ध्यान में रखा और मैंने कुछ कार्य शुरू किया। जैसे मान लो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, वो आप बता सकते हो कि मैं आप कोचिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, आप बताएंगे कि निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाना शुरू किया, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और उससे मेरे को जो पैसा मिलता था उससे मैंने अपना भी और अपने घर वालों का भी सहयोग किया, और जो टाइम मिलता था उस टाइम में मैं एफर्ट करता, प्रयास करता, और उसी का परिणाम था कि मैं बार बार मैंने नेट में भी एग्ज़ाम दिए और वो मैंने क्वालिफाई किए, मेरा विषय अच्छा हुआ, और इस दौरान मैंने कॉलेज एजुकेशन के इंटरव्यू भी दिए, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया। पर मैं अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हूँ, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ और अपना 100% देते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करूँ। यदि जैसे आपने पूछा कि भाई आप स्कूल में पढ़ाते हो, बाल की खाल निकालने की बात है वैसे, हाँ, तो आप कौन सी क्लास को पढ़ाते थे? 7वीं क्लास पढ़ाते थे या 8वीं? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दो सब्जेक्ट का। हाँ, मैं अब आपको ये बाल की खाल निकालने वाली बात है, इसलिए अब आपने जैसे बात की, तो हमें हमेशा चीज़ें वही बतानी है जिसमें हम कंफर्ट फील करें। हमें वो चीज़ नहीं बतानी है जिसमें हम कंफर्ट फील ना करें। जैसे आप 11th 12th ही बताओ, क्यों बताओ आप 7वीं 8वीं कि सर मेरा 100% लक्ष्य पढ़ाना नहीं था, मेरा लक्ष्य तो हमेशा अपना करियर निर्माण करना था, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए था, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। मैं स्कूलों में या कहीं भी किसी महाविद्यालय में अपना, मुझे पता था कि मुझे इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैंने उसी चीज़ को सेलेक्ट किया और वहाँ भी मैंने इतिहास को ही पढ़ाना प्रारंभ किया, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मुझे पता था कि ये मेरे करियर निर्माण में भी सहयोग करेगा, मेरे लक्ष्य को अचीव करने में भी सहयोग करेगा, और दूसरी ओर मेरे को आर्थिक रूप से सपोर्ट दे रहा है, तो मैं वहाँ इतिहास ही, और वहाँ उस संदर्भ में आपको बिल्कुल उन पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपकी बात किसके संदर्भ में? गैप के संदर्भ में। मुझे लगता है कि लगभग जवाब हो गए होंगे। इसमें बहुत बस पॉजिटिव लेके जाना है ना, कहीं भी अगर नेगेटिव लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद बात आती है ये जो भी आपकी परसेंटेज वाला यानी कि रिजल्ट वाला हो गया, आपका सब्जेक्ट वाला हो गया, क्यों स्ट्रीम चेंज की, और अब आपका गैप वाला हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और आपने अभी कही थी थोड़ी देर पहले, क्या पूछा था इसे? अब वो अच्छा, हाँ, जो सब्जेक्ट कि आपके बीए के सब्जेक्ट के संदर्भ में, तो जब आप ये जो आपका जाता है, तो आजकल एक ट्रेंड हो रहा है कि वहाँ जो बैठे हैं उनके मन में आ गया कि यार जो बच्चे हैं वो किताबें तो पढ़ते ही नहीं, और विशेष तौर पर कॉलेज एजुकेशन में किताबों का चलन खत्म हो गया है, 1 वीक सीरीज का चलन आ गया। तो वो एक जांच करने का विषय है, वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हमें कम से कम एक चीज़ पता होना चाहिए, कौन कौन से पेपर चलते थे आपके समय, और उनमें कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और विशेष तौर पर आपके पीजी का सब्जेक्ट जो है उसके तो हमें दोनों सालों के पेपर या के नाम भी याद होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको पेपर के नाम ही नहीं पता है। ठीक है, नॉलेज उन्होंने गेन कर ली, लेकिन वो पेपर के नाम भूल गए। अब कल को मेरे से अगर आप पूछो, अचानक अभी पूछ लो कि सर आपके समय कौन कौन से पेपर चलते थे, ठीक है, याद आ भी जाएं, लेकिन अचानक अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी याद आए, तो आप लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना है, कौन सी पुस्तकें चलती थी ग्रेजुएशन में। 11 12 का भी अगर याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, याद करें, 10 मिनट का ही तो मामला है कि 4 किताबें 11 12 में चलती थी, ये चलती हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन में जो चलती थी उनका मोटा मोटा याद रख लें, और हिस्ट्री के संदर्भ में विशेष ध्यान रखें, और पीजी के संदर्भ में आपको आपके 9 के 9 पेपरों के नाम याद होने चाहिए। 5+4 जो पेपर चलते थे उनके सारे नाम याद रहने चाहिए। उसके अलावा एक सवाल बनता है कि जब आप पेपर्स के नाम बताओगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, तो कम से कम एक एक टेक्स्ट बुक आपको याद होनी चाहिए, एक एक। अब जैसे आपने कहा था कि भाई आप वर्धमान ओपन से किया है, तो आप वर्धमान ओपन की सामग्री का भी यूज़ किया आपने, बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथ में टेक्स्ट बुक भी ज़रूर आप एक एक याद रखें। और आपने मैं ऑन द रिकॉर्ड की बजाय वैसे बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ही रही। तो उसमें अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको कहना कि पढ़ी है, ये नहीं कहना कि नहीं पढ़ी।
हो सकता है कि जैसे मान लो मैं मेरे बारे में कह दूं कि मैंने आज तक राजस्थान के इतिहास की एक भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, रियलिटी में नहीं पढ़ी है। मैंने वो 11th या 12th में एक राजस्थान का इतिहास पुस्तक चलती थी, वही पढ़ी और उसी से सारे एग्जाम अच्छे से हो जाते थे। तो नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, लेकिन अब मेरे से जब वहाँ पूछा गया तो मैंने कहा हाँ पढ़ी ना, गोपीनाथ शर्मा जी पढ़ी, क्योंकि मैं पहले से देख के गया था कि हाँ गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास आती है। और मुझसे उन्होंने पूछा कि राजस्थान के इतिहास में कौन सी पुस्तक पढ़ी है आपने, तो मैंने कहा साहब गोपीनाथ शर्मा जी की पढ़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना कि एक एक पुस्तक, ज़्यादा की आवश्यकता है। अच्छा सर, अब उसमें मैं वो बता देता हूँ कि कई बार कहेंगे अच्छा एक ही दूसरी कोई, तो आप कहो कि सर मैंने क्या कि उसी पुस्तक को बार बार पढ़ा और उसी पर ज़्यादा फोकस किया, और विशेष तौर पर मैंने अवधारणात्मक अध्ययन करने पर बल दिया, उसको सोचने समझने और ग्रहण करने पर बल दिया, उसका विश्लेषण करने पर बल दिया। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की बजाय एक ही पुस्तक को बार बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मैंने इसी पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसी का इसी के कारण मेरी जो इतिहास की समझ है, जो अवधारणात्मक समझ है, वो मजबूत हुई। तो इस पर अपने को कंसंट्रेट करना है। वो कहेंगे, वो कह सकते हैं, लेकिन हमें उनके जाल में नहीं जाना है ना। तो आप ले दे के आपको अवधारणात्मक चीज़ पर लाना है, कॉन्सेप्चुअल पर लाना है। क्योंकि आप पुस्तक कोई भी हो, देखो एक चीज़ ये सामान्य बात है, पुस्तक कोई हो, कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम ही होते हैं। किसी में 2 फैक्ट ज़्यादा होंगे, किसी में 2 फैक्ट कम होंगे, है ना। तो यही तो है अंतर। तो आप 10 पढ़ेंगे तब भी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ही होगा, और 1 पढ़ेंगे तब भी उन्हीं के बीच होगा। ऐसा तो है नहीं कि बदल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ 2 फैक्ट किसी में ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी में हाथियों के नाम 4 मिल जाएंगे, किसी में 2 मिल जाएंगे, यही तो होगा। लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर मेरे 2 क्वेश्चन। हाँ पहला क्वेश्चन ये है कि जो जैसे बीए के सब्जेक्ट है, हाँ। जैसे मेरे इकोनॉमिक्स रहा है, हाँ तो वहाँ पर जैसे पूछा रही पूछ भी रहे हैं कि आपके बीए में क्या सब्जेक्ट थे, तो एक ने बता दी मेरे फ्रेंड ने कि इकोनॉमिक्स है। फिर वहाँ से उन्होंने कि सीआरआर क्या है, मौद्रिक नीति है, देखो, ये पूछा। हाँ अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि बेसिकली हम 100% किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते, 100%। और ऐसे तो मेरा मन पता नहीं क्या कर जाए। और मैं अभी मान लो अभी जो बात कर रहे थे, अभी अपना बायोडाटा पे ही है। दूसरी जो कंडीशन है, अभी जो दूसरी कंडीशन वाली बात कर रहे हैं ना, कि सामान्य बातचीत करने के लिए एक तरीका तो बायोडाटा है, और दूसरा तरीका क्या है कि ऐसा कोई मुद्दा चर्चा करने के लिए जिससे सामान्य, तो उसमें जब आएंगे तो ये बात आएगी कि मेरा मन करे वो मैं पूछ सकता हूँ। और उसके लिए हर चीज़ के लिए हम तैयार नहीं हो सकते, हर चीज़ के लिए। पर यह है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य के लिए पूछेंगे, और नहीं आता तो उसमें हमें सॉरी बोलने की में कोई समस्या नहीं है, सॉरी बोले और निकलें। अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सॉरी कैसे बोलना है और सॉरी की का क्या महत्व है इंटरव्यू में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो बात हुई विषय वाली, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पुस्तकों को का एक टेक्स्ट बुक का आपको नाम याद रखना है, और उस पर हमें बात करनी है, और हमें जो अगर कुछ फंसाने का प्रयास करें तो उस पर हमें जवाब देना है। अब इसके बाद बात आती है आपका, जब ये हो गया तो इसमें क्वेश्चन एक और हाँ कि जो आपने उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या गाइड पढ़ी अभी तक, आपने जो एग्जाम पास किया कभी आपने गाइड पढ़ी है, इसका आंसर क्या है? हाँ नहीं पढ़ी, मैं बता, हाँ मैं अब बिल्कुल आप स्पष्ट कहो कि मैंने गाइड नहीं पढ़ी, मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने किया, बस। आप इस पर चर्चा करें, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो हमें गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। आप कहो, वो कहेंगे नहीं यार आज तो सब लोग ही गाइड पढ़ रहे हैं और सब लोग ये ऐसा कर रहे हैं, गाइड के आधार पर ही चलता है, ऐसा कहेंगे, कह सकते हैं। लेकिन आप कहिए नहीं सर मुझे गाइड पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता, मुझे वहाँ अधूरापन महसूस होता है। जब मैं गाइड पढ़ता हूँ तो वहाँ मुझे फैक्ट मिलते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। और गाइड भ्रमित इतना करते हैं कि मार्केट में बहुत प्रकार की गाइड उपलब्ध हैं, तो मैं इस भ्रम जाल में फंस जाता हूँ कौन सी पढ़ूँ और कौन सी छोड़ूँ। लेकिन टेक्स्ट बुक मुझे मेरी जो अंदर की समझ है उसको मजबूत करती है और मुझे सेटिस्फिकेशन मिलता है, मुझे पढ़ने में आनंद आता है। इसलिए मेरी प्रारंभ से ही प्रवृत्ति रही है कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ। हाँ, उसको अपना जांच करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए मैं जो भी गाइड वगैरह है उसका मैं यूज़ करता हूँ, बस। और दूसरा हाँ पीजी में जैसे पेपर्स के नाम पूछ रहे थे वो,
तो सर जैसे मैं न्यूमिस्मेटिक एपिग्राफी एक पेपर हुआ, हाँ, तो जैसे मैं बोलूँ तो वो उसमें से कुछ पूछ सकते कोई हैं? बात नहीं, क्या दिक्कत है, पूछ सकते हैं बिल्कुल जैसे? पूछ सकते हैं। और सर उस टाइम का तो कुछ याद नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब ये जो हमारे पेपर है उसमें क्या होता है कि डिपेंड करता, अब चूंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो हमें लगभग सामान्य चीज़ें सभी के बारे में पता होनी चाहिए, हाँ, समझ। सामान्य ही पता करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो। और एक मैं अभी आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि 100% तैयारी हम किसी चीज़ की नहीं कर सकते, लेकिन हमें वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे देनी है और बेहतरीन अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उससे हमें निकलना कैसे, ये तरीका हम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सामान्य चीज़ें आपको पता होंगी, और ऐसा तभी होगा जब वो वहाँ सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसके भी वो ऐसा कोई पेपर रहा हुआ है, और रहा हुआ है तो पूछेगा, और पूछेगा तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा, अगर ऐसा कोई पेपर है तो उसकी जानकारी आप थोड़ा सा जुटा के जाएं। और सर एक हिस्ट्री ऑफ एशिया एंड जापान ऐसा हाँ। भी एक पेपर चलता था, तो उसके लिए भी थोड़ा नॉर्मल चीज़ें हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि चूंकि हिस्ट्री ऑफ एशिया और जापान जो है हमारे सिलेबस में नहीं, हाँ हमारे सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री तो हमारे सिलेबस में रहा है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने चाइना को भी पढ़ा है और जापान को भी पढ़ा है, तो वो भी ऐसे ही तो इंसिडेंट पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा। और अगर बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो आप सॉरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं आता है तो सॉरी बोलो। 100% अगर आपने जवाब दे दिए तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। सर फिर उनका भी ईगो थोड़ा हाँ। सा। तो ये चीज़ सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। है ना। तो हाँ, सर आपने कहा गोपीनाथ शर्मा पढ़ी, मैं भी एक दो जगह इंटरव्यू में वो बुलाते हैं ना, मैंने मुझे पूछा कि आपने मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ा, मैंने कहा इतिहास है पढ़ी, तो ये कहाँ से पब्लिश होती है? देखो इसमें अब ये चीज़ है, अगर आप, हाँ मैं बताता हूँ, इसमें अब देखो क्या है, अगर आपको याद आ रहा है तो बता दो, नहीं तो सॉरी सर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा सर, हाँ, कितने कोई- पेज है? नहीं अरे ये कोई सवाल है क्या? हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये कोई सवाल है क्या? और इनका जवाब देने हम नहीं गए हैं वहाँ पे। वो तो जैसा नहीं आपने नहीं कहा देखो था- मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको कि ये जो सवाल हैं, ये जो जवाब हैं, ये क्या है कि बेसिकली क्या है, कम से कम अच्छे बोर्डों पे तो सवाल नहीं होते हैं, है ना। कितने बटन हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, ये क्या है, ये जो बसों में जीके की पुस्तकें बिकती थी ना, ऐसे छत ठोक के बेचने वाले लोग, तो उनमें पूछे जाते हैं। अच्छे बोर्डों के ये सवाल नहीं होते, और इनका अगर आप जवाब नहीं दे तो आपके इंटरव्यू पर, आपके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इनकी हमें तैयारी भी नहीं करनी है। मैं सर अर्ज हाँ। कर रहा हूँ। हाँ। सर जैसे अभी आप फिलहाल गुप्ता हाँ। जी और जैन सर से जाकर हाँ। तो मुझे कहा आपने क्या पढ़ा, मैंने कहा हरिश्चंद्र शर्मा पढ़ा। हाँ तो उसके कितने पार्ट है? हाँ, ये बता, बिल्कुल ये पार्ट देखो, एक ये अच्छी चीज़ है, ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होना चाहिए कितने जी पार्ट सर, हैं। यही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। फिर मुझे कहा कि पेज कितने हैं? नहीं, ये सर, नहीं। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, यदि अपन 500 बताते हैं तो भी अब अपन 250 नहीं, बताते, नहीं। इसका मतलब अपन नहीं पढ़ी। नहीं हम क्या कह रहे हैं कि पेज कितने हैं सर, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि जो पुस्तक आप बोलने वाले हैं उस पुस्तक के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो पुस्तक कैसी है। हाँ, ये तो आपको ठीक है, मैंने क्या कहा, पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 3 पार्ट में आती है, 2 पार्ट में आती है। देखी भी तो हो सर। हाँ देखनी तो है ही, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही। हाँ उसमें जॉब दे सकते हैं है? सर कि सर मैं भी अगर मजाक याद कर पा रहा हूँ 500 550 के आसपास। नहीं ऐसा एग्जैक्ट तो बोलना ही नहीं है, लगभग बोलो। हाँ। ये तो पहली बात तो देखो, ये पहली बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सवाल ही नहीं है। जी सर। रियली तो ये बताऊं कि ये आपके साक्षात्कार का सवाल नहीं है, लेकिन कई बार क्या ठीक है, जो वहाँ बैठे हैं लोग वो सोचते हैं कि ठीक है अब मैं एक इसके साथ छोटा सा गेम खेल लेता हूँ, और वो कब क्या है, वो एक ट्रैप होता है कि हाँ यार बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है क्या, हाँ, वो यही- देखने के लिए। तो उसमें आप एक आइडिया लगा सकते हैं, और पुस्तक को अगर जैसे मान लो गोपीनाथ शर्मा, मुझे पता है इतनी मोटी है ना, अब उसको भले ही मैंने खोल के नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है केसी श्रीवास्तव इतनी मोटी है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर लगभग इतनी मोटी है, उसमें पेजों का मुझे अनुमान नहीं है, बस वो उससे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ पढ़ी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो आपकी नॉलेज से चेक होगा। ये सवाल बस इतना ही है कि पार्ट जरूर पता होना चाहिए कि हरिश्चंद्र वर्मा कितने पार्ट में आती है, पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान लो आप ग्रोवर बोलते हो, तो ग्रोवर के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कितनी क्या उसमें चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, तो इतना हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि सभी ने कम से कम एक एक पुस्तक तो देखी होगी, है ना, तो ऐसा है, देखिए सर। ठीक है। हाँ, और नहीं देखी तो देख लेंगे,
वैसे भी तो नाम भी तो लिखेंगे। जी सर। हाँ, पब्लिकेशन वगैरह का ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये एक नहीं कि ठीक है, अगर पब्लिकेशन याद आ रहा है तो आप बता दो, नहीं तो सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है पब्लिकेशन कौन सा है, मुझे पता है राइटर कौन सा है और उसमें जो चैप्टर है उनमें जो मटेरियल उसको मैंने पढ़ा है ना। मुझे कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया सर। हम अभी उस पर बात करेंगे, वो आपके इस संदर्भ में अगर कोई बात है तो आप बता दीजिए ना। अब अपन यहाँ आपकी एजुकेशन के संदर्भ में आपकी बातचीत, सारे जो सवाल बन सकते थे संभावित सवाल जिनकी अपन ने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं, जब एजुकेशन के बाद में आपकी ग्रेजुएशन और पीजी के बाद में बात आती है तो फिर आपके एमफिल और पीएचडी के संदर्भ में बात आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एमफिल और पीएचडी, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसमें पीएचडी और एमफिल का इंपॉर्टेंस रहता है। तो अगर आपने एमफिल और पीएचडी की है तो आपके विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू उसी पे चला जाए, और अगर आपने नहीं की है तो उसके लिए भी आपके पास जवाब होना चाहिए। समय था जिनके पास जो हाथों हाथ चले गए उनको तो मान लो, जिस अभी पीजी किया और उसके अगले साल ही चले गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं गए तो स्वाभाविक सी बात आप कहोगे कि मेरा लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। तो एक बड़ा सवाल होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था तो उसमें तो एमफिल और पीएचडी का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपने क्यों नहीं की? ये एक जवाब, एक प्रश्न होता है। तो उसमें एक तो इसका जवाब, और दूसरा सीधा सीधा है कि अगर एमफिल पीएचडी तो उसके विषय के बारे में आपको गहन भी नहीं तो कम से कम अवधारणात्मक जानकारी तो अच्छे से होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि आपको हर चीज़ में अवधारणात्मक जानकारी होनी चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर आप फैक्ट के बारे में स्टोरी बोलते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के बारे में स्टोरी बोलते हैं तो बड़ा ब्लंडर है। फैक्ट के बारे में आप स्टोरी बोलें डरे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के बारे में आप स्टोरी, पहली बात कॉन्सेप्ट कमज़ोर हो ही नहीं सकता। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो पढ़ के तो पहुँचे हो, तो कॉन्सेप्ट आता है हमें, लगभग आता है। तो उसमें ये हो सकता है कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट किसी दूसरी दिशा में चला जा सकता है, हमारे सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आपको करना है। तो एमफिल और पीएचडी क्यों नहीं की, इस संदर्भ में आपको क्या जवाब देना है? तो उसमें यही है कि भाई जो आपने गैप के संदर्भ में जवाब दिया वही एमफिल और पीएचडी के संदर्भ में जवाब देंगे। आपके संदर्भ में भी यही है, और जिनके पास समय था ही नहीं तो वो कैसे करेंगे? भविष्य में करेंगे। जिनके पास समय नहीं था वो क्या करेंगे? भविष्य में करेंगे। आपके संदर्भ में जैसे बात आ सकती है कि जेआरएफ के बाद में तो आपने कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? हाँ सर, हाँ, तो ज्योति विद्यापीठ में ठीक है, चल रहा है, बोलो मुझे जैसे ही ये मौका मिला मैंने किया, फिर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं शो किया है तो शो मत करना। शो कर रखा है तो अच्छी बात है। देखो दोनों सिचुएशन में बढ़िया है, शो कर रखा है तो भी अच्छा है, शो कर रखा है तो उस जो टॉपिक है उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लें, है ना। और शो नहीं कर रखा है तो मज़े की बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर एमफिल है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आपने एमफिल तो किया, उसके हाँ। बाद आपने पीएचडी के लिए, वही जवाब जो अभी आपने गैप के संदर्भ में दिया था। और सर एमफिल के लिए जैसे पूछे कि सर मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि यूनिवर्सिटी जाते नहीं थे, कोई बात नहीं, देखो अब हाँ नहीं कोई बात नहीं, देखो ये आप अभी जो स्वाभाविक बात कर रहे हैं उनमें हमें जो आपका टॉपिक हो उसकी थोड़ी जानकारी तो है, और उसमें ये नहीं कहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, हम तो सीधी सी बात है वो सवाल पूछेंगे उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल हमें जवाब देने हैं, और उस विषय को अगर आपने शो कर रखा है तो उसको थोड़ा सा तैयार करें, है ना। दूसरा विकल्प एमफिल को जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इसको उस पर अभी अभी उस पर बात आएगी, है ना, वो एक अलग इशू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी चर्चा करेंगे। तो ये आपका एमफिल और पीएचडी के संदर्भ में हो गया। तो यहाँ तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद बात आती है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत जगह पर नौकरियाँ करके और दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, और अगर दूसरे से आ रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि जहाँ जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट की आपको सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में ही अगर सावधान नहीं है, उसके बारे में ही जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो फिर तो हम बड़े लापरवाह बेपरवाह हैं, और ये चीज़ हमें शो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आप जहाँ जॉब कर रहे हैं या पहले आपने जो जॉब की है वो, और इसी संदर्भ में आपके पास सवाल आएगा तो इसका मतलब आप वहाँ संतुष्ट नहीं है, ये सवाल आएगा कि, या फिर आप वहाँ के लिए योग्य नहीं है, तो फिर आप
को जवाब देना है। तो उसका जवाब एक ही है कि सर मेरा लक्ष्य ये था। हर बार एक बार तो पीएचडी और एमफिल की बात भी जो आपने की वो उस पर भी आप लगभग क्लियर हैं। तो ये आपका एजुकेशनल यानी कि आपका बायोडेटा वाला जो पार्ट है जहाँ से वो सामान्य बातचीत शुरू कर सकते हैं वो वाली चीज़ें हैं, ये हो गया। इसके बाद अगर बाय द वे सोचो कि आपका बायोडेटा उनके पास जाए ही नहीं, और कई बार आरपीएससी में ऐसा होता है कोड के साथ इंटरव्यू हो जाता है। तो कोड के साथ अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें आपसे दो तरीके हैं, या तो आपसे कहें कि ठीक अपने बारे में बताओ, या आप कहाँ से आए हो, कहाँ पढ़ाई हुई, इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो वही फिर वही बायोडाटा आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि अब उनको बातचीत करनी है, तो अब वो बातचीत करनी है तो वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं जैसे भाई आप लेटेस्ट जो घटनाक्रम होता है उसका इतिहास से कहीं जुड़ाव हो, या उस घटनाक्रम के संदर्भ में बात कर लें तो आप पिछले एक वीक के घटनाक्रम पर नज़र रखें, कम से कम एक वीक के घटनाक्रम पे नज़र रखें, और उसको आप सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी देखें, उसको इतिहास की दृष्टि से भी देखें, और उस दिन भी न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ कर जाएं। ऐसा नहीं है कि भाई उस दिन हम छोड़ दें, उस दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार सरसरी तौर पर देख कर चले जाएं, क्योंकि हमें एक अवेयर वो एक स्टूडेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम केवल ठीक है एक बिल्कुल दो लाइनें खींच दी और उनके बीच में ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमारे आसपास रहनी चाहिए और हमारे अंदर भी रहनी चाहिए। तो एक वो आपको देखना है, तो वहाँ से आपसे सवाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हाँ सॉरी रूस यूक्रेन है, इधर ये अरब इजराइल वाला जो संकट चल रहा है, तो अब इसमें भी तो हिस्ट्री छिपी हुई है। रूस यूक्रेन में आपको कहीं शीत युद्ध भी पूछ सकता है, वो पहले क्रीमिया संकट पे भी जा सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं क्रीमिया संकट की बात कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा जर्मनी की बात कर सकते हैं, प्रशासन की बात कर सकते हैं। वो बहुत पूरा वाइड एरिया है, उधर क्या समस्याएं थी क्या नहीं थी, जितना चाहें अगले मतलब वो पूरा का पूरा इंटरव्यू उस पर बात कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं और किस तरह से उनका इम्पैक्ट रहा उसका हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब जो वर्तमान में जो सिनेरियो है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। सामान्यतया वर्ल्ड हिस्ट्री को कम टच करते हैं, लेकिन अब आपको देखना है, अब हमें। और अब जैसे मान लो ये जो अरब इजराइल वाला संकट है, तो इसमें हमें वहाँ की लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। बार बार ये जो होर्मुज का नाम आ रहा है, अपने को ये मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में ये सभ्यताएं पली फली हैं और हमारे उसी समय पैरेलल इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। बात की जाए कि आज के संबंध नहीं, हमारे तो हज़ारों वर्षों से संबंध है उस एरिया से। उससे इजराइल को लेकर ही इतनी टेंशन क्यों रहती है, यरूशलेम को लेकर इतनी टेंशन क्यों रहती है, वहाँ कौन कौन से धर्मों का उद्भव हुआ, कैसे कैसे उनका विस्तार हुआ, कैसे कैसे उनका विकास हुआ, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये हम बात करेंगे। इसी संदर्भ में जब ये बात आए तो हमारी पहले अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियाँ थी वो कैसी रहती थी। हमारी नीतियाँ जैसे आप कौटिल्य के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई कौटिल्य ने जो है विदेश नीति के संदर्भ में या जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ संबंधों के संदर्भ में क्या बात की है, उसके संदर्भ में बात की जा सकती है। हम हमेशा आक्रामक क्यों नहीं रहे, हमारे ऊपर ही आक्रमण क्यों हुए, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ है इसका मतलब आज के टाइम आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल हिस्ट्री यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व का इतिहास और वर्तमान में इंटरनेशनल रिलेशंस, इन दोनों को आपस में समन्वय करते हुए अवधारणात्मक जानकारी और कुछ फैक्ट का मतलब कुछ मोटे मोटे फैक्ट, जैसे अब क्रीमिया संकट कभी भी पूछा जा सकता है। भाई क्रीमिया को लेकर ही तो लड़ रहे थे, रूस यूक्रेन की जो मुख्य लड़ाई वो क्रीमिया के संदर्भ में है। अब क्रीमिया संकट तो बहुत पहले बहुत फेमस रहा है, तुर्की का, रूस का, है ना, तो उसका हमें पता होना चाहिए। पूर्वी समस्या क्या थी, जो पूर्वी समस्या क्या थी, शीत युद्ध के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार में क्या रोल रहा, ये सारी जानकारी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की अवधारणात्मक और कुछ आपको तथ्य, आज जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आज के सिनेरियो में कहीं ना कहीं उनकी ये जो प्रासंगिकता उन पर प्रश्न उठ रहे हैं। आप हिस्ट्री 90 तक जो है हम हिस्ट्री मानते हैं, उसके बाद आप और बढ़ा देंगे तो भी हिस्ट्री मानते हैं। तो इस संदर्भ में आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक बार वापस से उनका एक तरह से आपको रिफ्रेश करना है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा तरीका।
जो सवाल बनेंगे। तो इसलिए आपको 5-7 साल और 5-7 दिन का जो घटनाक्रम, इसके अलावा आप इसी दौरान आपको ये देखना कि भारत में कोई ऐसा कोई नया फैक्ट आया है कि इतिहास के संदर्भ में जो निकल कर आया है, जैसे कहीं कोई नई साइट मिली हो या कहीं कोई ऐसा कोई नया ग्रंथ मिला हो जिसमें कुछ चीज़ निकल कर आई हो, उसका भी अपने को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके सामने आया तो पूछेंगे। तो ये एक छोटी सी, ये आप थोड़ी देर के लिए आप कहीं भी सर्च मारेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है जो दूसरा पार्ट है, विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो आपसे क्या सवाल करेंगे, वो अब महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसमें अपने को 2-3 तरह के सवाल होंगे। हिस्ट्री के संदर्भ में 2-3 तरह के सवाल का मतलब, एक तो है फैक्चुअल सवाल, एक है कॉन्सेप्चुअल सवाल, और तीसरा है हाइपोथेटिकल सवाल। हिस्ट्री में भी 3 सवाल होंगे, फैक्चुअल सवाल, कॉन्सेप्चुअल और हाइपोथेटिकल। फैक्चुअल में ये है कि ठीक है भाई, अगर आपने सॉरी बोल दिया, नहीं आता है तो सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, और आता है तो अब बता दो, क्योंकि फैक्चुअल में 2 ही चीज़ें, या तो आता है या नहीं आता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम ठीक है पढ़ाई तो करेंगे, तो जो फैक्ट भी कौन से याद करने हैं, जो हमारे अवधारणा को स्थापित करने में सहायक हैं, वही फैक्ट याद करने हैं। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो याद है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई बात कह रहे हो, उस बात को सही साबित करने में जो फैक्ट काम आता है उसी को आपको याद करना है। हिस्ट्री में जो जवाब देने का जो तरीका है वो उसकी डेफिनेशन में छिपे हुए हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपको हिस्ट्री में अगर जवाब देना है, इतिहास में जवाब देना है, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको ढंग से समझ में आ रही है तो आप जवाब दे पाओगे। डेफिनेशन उस दिन भी मैंने बताई थी आप लोगों को कि अतीत की घटनाओं का किस पे, तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध अध्ययन जो हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य को मार्गदर्शित करने में सहायक हो, वो इतिहास है। तो इस चीज़ में 3-4 चीज़ें हैं। कोई भी घटना है जो पहले की है, अतीत की है, लेकिन उसका क्या आधार होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, फैक्ट। यानी कि आप अगर कोई किसी बात को रख रहे हो, इतिहास की किसी बात को रख रहे हो, किसी घटना को रख रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो, तो उसका विश्लेषण किसके आधार पर करोगे, तथ्य के आधार पर। बिना तथ्य कोई बात नहीं कर सकते। तो कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी अवधारणा रख रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो उसका फैक्चुअल आधार होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट फैक्चुअल आधार से सही साबित हो, वो तथ्य आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको जब भी बात करनी है तो सीक्वेंस वाइज करनी है, क्योंकि डेफिनेशन में छिपा हुआ है, क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपसे कोई बात पूछी, एक बार हम कहीं की बात करें, एक बार प्राचीन भारत की बात करें, फिर मध्यकालीन भारत की बात करें, ऐसा नहीं। कोई चीज़ समझानी है तो आपको उत्तरोत्तर विकास की ओर जाना है, उत्तरोत्तर आपको आगे बढ़ना है, क्रमबद्ध तरीका। तो आपको अपने उत्तर में सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। जब भी उत्तर दे, पहला आपको ध्यान देना है कि आपको अवधारणात्मक जो समझ है वो फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। आप फैक्ट के आधार पर बोलोगे, बिना फैक्ट नहीं बोलोगे। कोई भी बात कह रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। आपने नहीं भी दिया उसमें फैक्ट, तो अगर वो पूछते हैं तो फिर बाद में बताना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी चर्चा भी की, कि वो हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य का मार्गदर्शन करने में सहायक होती है। इसीलिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, इसको अब समझना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इतिहास में। आगे क्या हो सकता है, कैसे सुधर सकता है, उसके लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इतिहास में। भारत के संदर्भ में बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं की दशा कमजोर थी, समाज के बहुत सारे वर्ग पिछड़े रह गए। अगर उनकी दशा सुधारनी है, उनको मुख्य धारा में लाना है, तो उस समस्या की जड़ को कहाँ देखना पड़ेगा, इतिहास में। क्योंकि समस्या की जड़ को देखेंगे तो उसका निदान करेंगे। और जब, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, दोनों ही समस्याओं की जड़ क्या थी कि उनको शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और जब शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया तो बाकी सारी समस्याएं तो अपने आप ही आनी थी। तो अगर उनको सही करना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा, शिक्षा और संपत्ति दोनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जब ये भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो फिर उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी प्रकार से क्या होगा, विकास होगा। और वो कहाँ शामिल होंगे, मुख्य धारा में। तो इसके लिए भी हमें कहाँ देखना पड़ेगा, इतिहास में। यानी कि हमारा जो सारा जो फोकस है वो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो ये आपको 3-4 चीज़ें ध्यान देनी है कि फैक्ट,
क्रमबद्धता और रिलेवेंस, और इससे आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। ये आप जब करोगे तो पहले फैक्ट की बात करेंगे, तो फैक्ट में अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप कोई बात नहीं, सॉरी बोलने कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट में आप कोशिश करें कि लगभग एक बार पूरी हिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप देखें, और कॉन्सेप्चुअल जो अवधारणात्मक जो समझ है वो मुझे लगता है कि आप लोगों की बेहतरी होगी, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना पढ़े पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि लगभग ऐसी समझ है कि हम वहाँ बहुत आराम से उनके सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। इसमें मुझे लगता नहीं कि तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता है। बेसिकली जो डरने की जो आज जहाँ डर लगता है वहाँ फैक्ट में लगता है, क्योंकि सारे फैक्ट याद भी नहीं होते हैं, कई बार उठपटांग कोई फैक्ट भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आप डरो मत, उसमें आप सॉरी बोलो। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जिससे आपको लाभ मिले, क्योंकि अगर बार बार ये की तरह सॉरी सर, तो थोड़ा सा ऐसे उसको कहते हैं कि ठीक है सर मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, या मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है ना। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि बहुत एंटीक कोई फैक्ट है। अब सामान्य कोई फैक्ट है और उसके बारे में कहें कि मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ये गलत है भाई। कोई सामान्य फैक्ट है, जैसे मान लो क्रीमिया संकट कब हुआ या क्रीमिया संकट क्या था, और आपको सर मैंने पढ़ा नहीं, तो गलत है, गलत है ना। लेकिन यही कहेंगे सर मैंने पढ़ा था पर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, ये हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, हम कई बार चीज़ें एकदम भूल जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो इस तरह से हमें सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोलने का ये तरीका है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, कॉन्सेप्ट में हमें सॉरी बोलने से बचना चाहिए, कॉन्सेप्ट में हमें बताने की आवश्यकता है। और फिर तीसरा जब पार्ट आता है वो आता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कैसे हैं कि इस हिस्ट्री के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे अब पहला ही सवाल, क्या भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी या नहीं थी, क्या इतिहास का जो लेखन हुआ है हमारे वो सही हुआ है, अगर सही हुआ है तो कैसे, नहीं हुआ तो कैसे, उसका पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है क्या, इतिहास में संयोग का क्या महत्व होता है, इतिहास में कार्य कारण का क्या महत्व होता है, इतिहास संयोग का समन्वय ही इतिहास है, या अशोक महान है या अकबर महान है, समुद्रगुप्त नेपोलियन था या नेपोलियन समुद्रगुप्त था, या इस तरह से जो तुलनात्मक अध्ययन है। भारतीय तो कमज़ोर थे इसलिए विदेशों पे आक्रमण, दूसरे राज्यों पर आक्रमण नहीं कर पाए, दूसरे राज्यों ने भारत पर आक्रमण किए, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, कुछ भी, विक्रमादित्य के आँख में तीर नहीं लगता तो ये होता, ऐसा भी हो सकता है, गोरी को पहले ही पृथ्वीराज चौहान द्वारा पकड़कर मार दिया जाता तो ऐसा होता। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हाइपोथेटिकल सवाल हो सकते हैं। अब इनके जो जवाब हैं, इन जवाबों में सामान्यतः आदमी क्या है कि अपनी खुद की भावनाएं व्यक्त करता है। आमेर के राजा जो भारमल थे उन्होंने अकबर से समझौता कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया। अब किसको सही मानते हो, किसको गलत मानते हो? जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ गद्दारी कर दी, किसको सही मानते हो, किसको गलत मानते हो? अब यहाँ क्या है कि ऐसे जो सवाल हैं उनमें जो जवाब आता है वो जवाब आता है व्यक्तिगत, भावनात्मक। लेकिन हमें भावनात्मक जवाब से बचना है, हमें इतिहास के विद्यार्थी के हैसियत से जवाब देना है, हमें तथ्यों के आलोक में जवाब देना है ना। और वो जो जवाब होंगे, अब इनके जवाब सभी क्वेश्चनों के आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको एक लिस्ट भी उपलब्ध करवा दूंगा, एक सूची उपलब्ध करवा दूंगा, और पहले आप लोग जवाब तैयार करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मैं मेरी तरफ से भी जवाब उपलब्ध करवाऊंगा, है ना। तो एक बार आप प्रयास करेंगे। पूरी लिस्ट मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल, हाँ जितने भी बनते बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। एक क्या है कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के साथ ही जो इतिहास दर्शन वाला पार्ट है उसमें भी कुछ ऐसे ही सवाल बनते हैं। वहाँ भी चूँकि दर्शन जो है, दर्शन बात ही चाहिए की करता है। दर्शन की जब जहाँ दर्शन शब्द आ जाता है वहाँ चाहिए, मूल्य, नैतिकता, ये सब चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, और क्या होता है कि जब भी कोई दर्शन की बात करता है तो कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन को लेके आगे बढ़ता है, तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं,
कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब हमें किसी को भी सिरे से तो नकारना नहीं है, और किसी में अगर कमी है तो उसको हमें बताना भी पड़ेगा। तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें एक चीज़ ये है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल हो तो उसमें हमें बीच का मार्ग अपनाना है। कोई भी सवाल, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई छोटा सा सवाल ही कि भाई महाराणा प्रताप और अशोक और अकबर की बड़ी तुलना करवा लेते हैं कई बार कि अशोक और अकबर में कौन महान, इस तरह की बात कर ली जाए तो अब उसमें स्पष्ट है कि सब दोनों शासक जो हैं वो अलग अलग फेज में हुए हैं, अलग अलग युग में हुए हैं। दोनों शासकों के जब समय की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। दोनों ने ही अपने अपने समय में अच्छे कार्य किए और कुछ दोनों में ही कुछ कमियां भी रही होंगी। इसलिए मेरी नज़रों में अपने अपने युग के हिसाब से दोनों ही अच्छे शासक हैं। हाँ, जब महान की बात आए आपको कहेंगे वो फिर कि आप किसी एक को चुनो। जब इस तरह की बात आए तो ऐसे में हमें अशोक के पास जाना है। उसका रीजन है, उसका आप ऐसा नहीं कि भावनात्मक होकर ये जवाब नहीं देना। उसका रीजन ये है कि अशोक जो है उसने जन कल्याण, शांति और केवल मानव मात्र नहीं पशुओं के लिए भी हर एक क्षेत्र के लिए ध्यान दिया। अशोक की जो उपलब्धियां केवल भारत तक सीमित नहीं थी, उनके समय में ही एक तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यानी कि विदेशों में उन्होंने अपने संस्कृति और धर्म के प्रचार के लिए नहीं, उसकी एक तरह से जानकारी देने के लिए कहाँ तक उन्होंने विदेशों में अपने दूत भेजे। ये बहुत सारी चीज़ें अकबर ने क्या कि एक अच्छा प्रशासन चलाया, एक अच्छा शासन चलाया, उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी थी, है ना। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप चर्चा करेंगे तो 2-3 चीज़ें काउंटर करके, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें काउंटर करके आपको अगर एक चुनना है तो किसको चुनेंगे? अशोक, है ना। ये कारण है। उसमें आप जब दोनों को एक पलड़े में रखेंगे तो निश्चित तौर पर अशोक के पास कुछ चीज़ें एक ऐसा है जिसमें आपको वो लगेंगे कि हाँ वो महान है। और उनकी आप आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे फिर कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति की, विश्व शांति, वो एक ग्लोबलाइजेशन की जो बात होती है, बंधुता की बात होती है, आपिस नवे बहु कायाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चय की जो बात होती है, वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी उसका इम्पोर्टेंस है। और आज ही नहीं, आने वाले समय में भी उसका इम्पोर्टेंस होगा। और उस समय उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे काम किए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभिलेखों में लिखवा दी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके लिए कर दी? अपनी प्रजा के लिए उन्होंने काम किया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अशोक को अपने देश काल से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी करते हैं। इसलिए मेरी नज़रों में कौन महान है? अशोक महान है। अकबर भी कमज़ोर नहीं है, अकबर भी कम नहीं है, लेकिन जब एक पूछा जाए तो फिर हम ये बात करें। दोनों में बात की जाए तो दोनों अच्छे थे, अपने अपने युग में अच्छे थे, अपने अपने युग में अच्छे कार्य किए और दोनों ही अच्छे शासक थे। और फिर अशोक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें इसी तरह से देने हैं, जिनमें हमारे पास मजबूत तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। इसमें आपको काउंटर मिलेंगे, पूरक प्रश्न मिलेंगे, लेकिन फिर पूरक प्रश्नों का जवाब आपको तथ्यों के आलोक में देना है। इस तरह के सवालों को आपको तैयार करना है। सर इनमें ये हाँ। भी ऐड कर सकते हैं जैसे वो माता पिता की सेवा और ये सारी चीजें भाई आज के टाइम पे हाँ। ये चीजें उपेक्षित हो रही हैं वृद्धों का। आपको मैंने देखो अब एक जो श्लोक बोला ना, उस श्लोक में इतनी सारी चीज़ें हैं, हाँ उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उसके आधार पर बहुत घंटों बात कर सकते हैं उसी में। बस थोड़ा सा क्या कि हमें इस संदर्भ में, ऐसे सवालों के संदर्भ में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। और ये कुछ सवाल हैं जिनकी हमें तैयारी करनी भी है, तो इनकी तैयारी तो करेंगे ही इस दौरान। तो कुछ मैं आपको लिस्ट भी उपलब्ध करवाऊंगा और आप उनकी थोड़ा सा जानकारी जुटाएंगे और उनका मैं फिर आपको जवाब भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो ये हाइपोथेटिकल सवाल हैं। तो यहाँ तक एक बार अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछें, फिर अपन बाद में आगे बात करेंगे, है ना।